दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं पूरे गांव में घूम रही थीं। पेड़ों की शाखें हिलती तो ऐसा लगता मानो वे सर्दी से कांप रही हों। खेतों पर जमी ओस सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। हर तरफ मानो प्रकृति ने सफ़ेद ठंडी चादर ओढ़ ली हो। गांव का मौसम सुहावना था, लेकिन सर्दी बेहद तेज़ थी। इस गांव में आरव नाम का एक छोटा लेकिन समझदार लड़का रहता था। उसके माता पिता किसान थे। आरव बहुत खुशमिजाज और दयालु था, लेकिन वह खेल में इतना खो जाता कि पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भूल जाता। एक सुबह जब वह बाहर निकला तो ठंडी हवा के झोंकों से कांप गया। उसने हाथ रगड़े और बोला, अरे बाप रे, इस साल तो सर्दी बहुत तेज है। उसकी माँ ने अंदर से आवाज दी, आरव, नाश्ता ठंडा हो रहा है और हाँ, स्कूल जाते समय गर्म कपड़े जरूर पहनना। लेकिन आरव ने कहा, मम्मी, इतना कौन पहनता है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, सर्दी मजाक नहीं होती, शरीर को बचाना जरूरी है। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। वह बिना टोपी, बिना मफलर और बिना गर्म जैकेट पहने ही स्कूल चला गया। अरे आरव, आज इतनी ठंड में तुम बिना स्वेटर कैसे आए? अरे मैं हूं न बहादुर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाक बहने लगी, हाथ सुन्न होने लगे और गले में दर्द होने लगा। वो कांपने लगा। उसकी शिक्षिका मीरा मैडम ने उसे देखा और कहा, आरव, सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी होती है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। हाँ मैडम। दिन के अंत तक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। माँ ने माथा छूकर देखा। ओए, तुम्हें बुखार है? उसने गर्म पानी, काढ़ा और दवाई दी। आरव बिस्तर पर लेट गया और बोला, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। गलती कोई समस्या नहीं, उसे दोहराना समस्या है। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। 2 दिन बाद आरव बेहतर महसूस करने लगा। इस बार उसने टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म जैकेट पहनकर स्कूल जाने की तैयारी की। स्कूल जाते समय आरव ने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा पिल्ला ठंड से कांप रहा है। उसके पास न खाना था, न कोई जगह। आरव रुक गया। उसके अंदर दया की लहर उठी। अगर मुझे इतनी ठंड लग रही थी, तो इस बेचारे को कितनी लग रही होगी। तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। उसने फौरन अपने बैग से टिफिन निकाला और पिल्ले के सामने रखा। पिल्ले ने हिलते हुए पूंछ हिलाई और खाना खाने लगा। आरव ने अपनी जैकेट की जेब से टॉफी का रैपर निकाला और अस्थायी रूप से पत्तों से उसके लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया। वह बोला, तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। स्कूल में वह सोचता रहा कि वह क्या कर सकता है। छुट्टी के बाद वह घर भागा और बोला, माँ, उस पिल्ले के लिए पुरानी गुनगुनी चादर है क्या? उसकी माँ मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आ गया सर्दी की अहमियत। आरव ने सिर हिलाया। वे दोनों चादर, रोटी और कटोरी में गर्म दूध लेकर उसी जगह पहुंचे। पिल्ला उन्हें देखकर उछल पड़ा। आरव ने उसे प्यार से चादर में लपेटा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चों को भी दया की यह लहर पसंद आई। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर पिल्ले के लिए घर बना दिया। अब हर कोई सर्दियों में अपने कपड़ों का ध्यान रखता था और गरीब या जानवरों को भी गर्म कपड़े देने लगा। मीरा मैडम ने स्कूल सभा में कहा, जिंदगी सिर्फ खुद को बचाने की नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की भी होती है। सबकी नजरें आरव की ओर गईं। वह शर्माते हुए मुस्कुराया। कहानी की सीख, सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी है और दूसरों की मदद उससे भी ज्यादा कीमती। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। दयालुता छोटी होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था।
ठंडी हवाएं पूरे गांव में घूम रही थीं। पेड़ों की शाखें हिलती तो ऐसा लगता मानो वे सर्दी से कांप रही हों। खेतों पर जमी ओस सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। हर तरफ मानो प्रकृति ने सफ़ेद ठंडी चादर ओढ़ ली हो। गांव का मौसम सुहावना था, लेकिन सर्दी बेहद तेज थी। इस गांव में आरव नाम का एक छोटा लेकिन समझदार लड़का रहता था। उसके माता पिता किसान थे। आरव बहुत खुशमिजाज और दयालु था, लेकिन वह खेल में इतना खो जाता कि पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भूल जाता। एक सुबह जब वह बाहर निकला तो ठंडी हवा के झोंकों से कांप गया। उसने हाथ रगड़े और बोला, अरे बाप रे, इस साल तो सर्दी बहुत तेज है। उसकी माँ ने अंदर से आवाज दी, आरव, नाश्ता ठंडा हो रहा है और हाँ, स्कूल जाते समय गर्म कपड़े जरूर पहनना। लेकिन आरव ने कहा, मम्मी, इतना कौन पहनता है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, सर्दी मजाक नहीं होती, शरीर को बचाना जरूरी है। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। वह बिना टोपी, बिना मफलर और बिना गर्म जैकेट पहने ही स्कूल चला गया। अरे आरव, आज इतनी ठंड में तुम बिना स्वेटर कैसे आए? अरे मैं हूं न बहादुर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाक बहने लगी, हाथ सुन्न होने लगे और गले में दर्द होने लगा। वो कांपने लगा। उसकी शिक्षिका मीरा मैडम ने उसे देखा और कहा, आरव, सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी होती है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। हाँ मैडम। दिन के अंत तक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। माँ ने माथा छूकर देखा। ओए, तुम्हें बुखार है? उसने गर्म पानी, काढ़ा और दवाई दी। आरव बिस्तर पर लेट गया और बोला, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। गलती कोई समस्या नहीं, उसे दोहराना समस्या है। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। 2 दिन बाद आरव बेहतर महसूस करने लगा। इस बार उसने टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म जैकेट पहनकर स्कूल जाने की तैयारी की। स्कूल जाते समय आरव ने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा पिल्ला ठंड से कांप रहा है। उसके पास न खाना था, न कोई जगह। आरव रुक गया। उसके अंदर दया की लहर उठी। अगर मुझे इतनी ठंड लग रही थी, तो इस बेचारे को कितनी लग रही होगी। तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। उसने फौरन अपने बैग से टिफिन निकाला और पिल्ले के सामने रखा। पिल्ले ने हिलते हुए पूंछ हिलाई और खाना खाने लगा। आरव ने अपनी जैकेट की जेब से टॉफी का रैपर निकाला और अस्थायी रूप से पत्तों से उसके लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया। वह बोला, तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। स्कूल में वह सोचता रहा कि वह क्या कर सकता है। छुट्टी के बाद वह घर भागा और बोला, माँ, उस पिल्ले के लिए पुरानी गुनगुनी चादर है क्या? उसकी माँ मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आ गया सर्दी की अहमियत। आरव ने सिर हिलाया। वे दोनों चादर, रोटी और कटोरी में गर्म दूध लेकर उसी जगह पहुंचे। पिल्ला उन्हें देखकर उछल पड़ा। आरव ने उसे प्यार से चादर में लपेटा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चों को भी दया की यह लहर पसंद आई। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर पिल्ले के लिए घर बना दिया। अब हर कोई सर्दियों में अपने कपड़ों का ध्यान रखता था और गरीब या जानवरों को भी गर्म कपड़े देने लगा। मीरा मैडम ने स्कूल सभा में कहा, जिंदगी सिर्फ खुद को बचाने की नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की भी होती है। सबकी नजरें आरव की ओर गईं। वह शर्माते हुए मुस्कुराया। कहानी की सीख। सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी है और दूसरों की मदद उससे भी ज्यादा कीमती। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। दयालुता छोटी होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। गांव में हर जगह अकाल की स्थिति बन चुकी थी।
चारों तरफ सूखे खेत, सूनी जमीन और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे हालात में भूषण को लगा, अब इस गांव में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव पहुंच जाता है। न रहने की जगह, न खाने का इंतजाम और न ही कोई काम। भूषण आगे बढ़ता है और एक अमीर किसान जगत सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूं। वहां अकाल पड़ गया है। खेत सूख चुके हैं। लोग पानी के लिए परेशान हैं। अगर आपको कामगार की जरूरत हो तो मुझे काम दे दीजिए। बड़ी कृपा होगी। अरे रे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। एक काम है मेरे पास, पर पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए। जो काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, सुनो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। रोज उनका गोबर निकालना होगा, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मुफ्त। कर पाओगे? भूषण मन ही मन डर गया। 50 गाय भैंस आसान नहीं है, पर मेरे पास विकल्प भी तो नहीं। फिर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा। बस एक विनती है। हाँ बोलो, अगर आपको आपत्ति ना हो। क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूं? क्योंकि मैं इस गांव में नया हूं और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। जगत सेठ कुछ पल सोचता है, भूषण को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। कुछ साल गुजर जाते हैं। भूषण के पास काफी पैसा जमा हो जाता है, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। भूषण डरता है कि कहीं उसकी जमा पूंजी चोरी ना हो जाए। वह सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे घर दिन में कोई नहीं होता। मुझे डर है कि मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। जगत सेठ सोचकर कहता है,